नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, पहले इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। What could be the length of third side of a triangle whose two sides are 19 सेंटीमीटर and 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे करते हैं, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे रूल क्या होता है। तो जैसे मान के चलो एक त्रिभुज हमने बना दिया और सपोज करो इसका जो नाम है त्रिभुज का मैं लिखता हूँ PQR। और अगर इस त्रिभुज की हम बात करते हैं तो ये त्रिभुज बनने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जो आपको पता होना चाहिए। कोई त्रिभुज तभी बन सकता है जब उसकी दो भुजाओं का योग करने पर तीसरी भुजा से ज्यादा आए। मतलब अगर मैं PQ और PR को प्लस करूं तो उसका आंसर QR से ज्यादा आना चाहिए। अगर मैं QR और QP को प्लस करूं तो PR से ज्यादा आना चाहिए। और इसी तरह से मैं अगर RP और RQ को प्लस करूं तो PQ से ज्यादा आना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो ही ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। इसी रूल को एक तरह से और बोलते हैं, मतलब दो साइड का जो डिफरेंस है, मतलब कोई भी दो साइड को अगर हम लोग माइनस करें तो उसकी जो वैल्यू आए वो थर्ड साइड से कम आनी चाहिए। मतलब अगर PQ में से मैं PR की लेंथ को माइनस कर दूं तो जो भी आंसर मुझे मिलना चाहिए वो QR से क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। ऐसी बाकी दो साइड्स के लिए है। तो यही जो नियम है इस क्वेश्चन पर लागू होता है जो हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो है आपका, ये है 19 सेंटीमीटर और एक भुजा है 15 सेंटीमीटर। तो बोला गया है कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे अपन तो सबसे पहले आप देखेंगे योग वाला जो रूल है, योग यानी कि सम। तो सम कितना आ रहा है, सम अगर मैं PQ और जो PR है उसको जोड़ दूं तो कितना आएगा 19 सेंटीमीटर और प्लस आएगा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। तो ये प्लस करने पर कितना आएगा, 9 5 14 और यहाँ पर 3 यानी 34 सेंटीमीटर। तो 34 सेंटीमीटर अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इससे ये सम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब हमको एक वैल्यू तो ये देखनी है। दूसरा क्या देखना आपको देखना है अंतर यानी कि डिफरेंस। तो डिफरेंस जो आपको निकालना पड़ेगा वो कैसे निकालेंगे आप करेंगे PQ माइनस PR। भाई बड़े में से छोटा ही तो माइनस करोगे। तो 19 माइनस का 15, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो भुजा की लंबाई यहां पर निकलने वाली है वो 4 से तो ज्यादा होनी चाहिए और 34 से कम होनी चाहिए। तो 4 से ज्यादा और 34 से कम कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए। तो ये रहा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 3। 4 से ज्यादा भी है 33 और 34 से आपका क्या है, कम भी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 33 सेंटीमीटर वुड बी द राइट आंसर। मैं समझता हूं इस तरह का क्वेश्चन आप जब भी आए, किसी भी एग्जाम में आए, तो उसे करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ये बड़ा प्यारा सा सवाल है। इसमें बोला गया है भुजाओं 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तब उस आयत का परिमाप क्या होगा। यानी कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are 24 centimeter, 45 centimeter and 51 centimeter is equal to the area of a rectangle whose length is 45 centimeter. Then find the perimeter of that rectangle. अब ये क्वेश्चन में ना सीधे सीधे नहीं पूछा गया है, कई सारी बातें इंक्लूड करके घुमा के चीजें पूछी गई हैं। क्या मतलब इस बात का, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ट्राइंगल है, मान के चलो ये ट्राइंगल है और मैं इसका नाम देता हूं PQR और इसकी जो भुजाओं की लंबाइयां कितनी कितनी है, एक तो 24 सेंटीमीटर है और एक जो है 45 सेंटीमीटर है और एक जो है 51 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो एरिया है ना वो एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। ये रेक्टेंगल है मतलब आयत, सपोज करो इसका नाम ABCD है,
ABCD, और इसकी लंबाई दे रखी है पहले से ही 45 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी जो है ना चौड़ाई नहीं दे रखी है, और पूछा क्या है, पूछा यह है कि इस आयत का जो परिमाप है वो क्या होगा। अब हमें करना कैसे होगा, पहले तो इसका एरिया निकालना होगा ट्रायंगल का, और जो एरिया यहां से आएगा उस एरिया को इक्वल करना होगा इस रेक्टेंगल के एरिया से। उससे हमें क्या फायदा मिलेगा, x निकल जाएगा। अब x निकल जाएगा मतलब आयत की चौड़ाई निकल जाएगी, चौड़ाई निकल जाएगी, लंबाई दे रखी है, फिर हम उसका परिमाप आराम से निकाल देंगे। तो सीधी बात नहीं पूछी है, तो अपन पहले निकालेंगे एरिया और फिर करेंगे उसको इसके एरिया के इक्वल, की क्वेश्चन में बोला गया ये बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो यहां पर जब त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी होती हैं तो यहां पर हम लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C और पूरे का रूट। ठीक है, अब इसमें जो S होता है उसका अपना एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, वो होता है A प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो A प्लस बी प्लस सी क्या चीज है, जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं उनमें से तीनों भुजाएं ही पहली A, दूसरी B, तीसरी C होती है। तो क्या करेंगे अपन, यहां लिख देंगे 24 प्लस 45 और प्लस 51 डिवाइड बाई 2। तो यहां पर जो है आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 4 10, हासिल आई 1, 5 4 9, 9 2 11, 1 12, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा। यानी जो S की वैल्यू है, S की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू का यूज हमें इस फॉर्मूले में करना है। तो इसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ S यानी कि 60, S माइनस A यानी कि 60 माइनस A का मतलब पहली भुजा यानी 24 सेंटीमीटर, तो 24, इधर S माइनस B यानी कि 60 माइनस कितना 45, और उसके बाद 60 माइनस कितना 51। तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई, यहां पर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 36 हो जाएगा। उसके बाद यहां माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, और ये बचेगा आपका 9 है। अब हम करने वाले हैं फैक्टर्स। तो पहले 60 को ब्रेकआउट करते हैं। तो 60 को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और ये 5। उसके बाद ब्रेक करेंगे हम किसको, 36 को। 36 कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, 15 को ब्रेक कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। 9 को ब्रेक करिए तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। अब आप देखो किसके जोड़े बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जोड़े बनाने के लिए पहले एक साथ लिख लो सबको। तो 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 है, और उसके बाद और नहीं है। 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 है, उसके बाद ये 3 है, फिर 3, उसके बाद फिर से 3, और बाद में ये जो है आपका 2 बार 3 यहाँ है। फिर 5 की बात करेंगे तो 5 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो 5 मल्टीप्लाई 5, और पूरे क्या है, रूट है। अब जिसके जोड़े बन रहे हैं, इसका बन रहा है, 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 इसका बन रहा है। सभी जोड़े में से सिंगल नंबर जो है आप यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको रूट यहाँ पर नहीं लगाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 दूनी 270, 270 दूनी कितना हो जाएगा, 540। तो ये हो जाएगा आपका 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, जिस त्रिभुज के एरिया की बात चल रही थी वो एरिया आ गया है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एरिया है ये इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है।
तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है L इंटू बी, और L इंटू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 540 है, तो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या दे रखा है, L पहले से दे रखा है, तो 45 मल्टीप्लाई बी बराबर 540, तो यहाँ से जो b निकल जाएगा हमारा, b आ जाएगा 540 डिवाइड बाई 45। इसको मैं यहाँ करता हूँ, तो काट दीजिए इसको, तो 540 बटे 45, तो 9 से काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 9 पंचे 45, और 9 6 बार में ये कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है ना, तो ये 12 बार में ही आ जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 सेंटीमीटर है ये क्या है, इस आयत की जो है चौड़ाई है। अब फाइनली हमें करना क्या है, हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 मल्टीप्लाई एल, एल कितना है 45 और बी कितना है 12, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 1 11, यानी 114 सेंटीमीटर। और 114 सेंटीमीटर ही वो वैल्यू है जो आपको चाहिए थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मैं समझता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 30 नंबर का सवाल। तो क्या लिखा हुआ है, 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया जाता है, तब शेष शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। यानी कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो यहां पर मैंने दो बनाए हुए हैं सर्कल, एक छोटा और एक बड़ा। ये जो बड़ा सर्कल है ये शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो डायमीटर है, मान लो ये सेंटर ये है, तो इसका जो डायमीटर है यहां से लेकर के और यहां तक पूरा, ये कितना है, ये आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, मैं यहां ले लेता हूं, यहां से लेकर के और ये 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कहां तक है, यहां तक है, तो 16 सेंटीमीटर ये हो गया। इसमें से हमें क्या बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल काटना है। तो यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, ये 6 सेंटीमीटर होगी, है ना। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर आपसे बोलूं कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो आप बोल सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक की कितनी हो जाएगी, 16 का आधा कितना होता है 8, तो 8 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये अब हमें बताना ये है कि जो बची हुई शीट है उसका एरिया कितना होगा। तो बची हुई शीट कितनी होगी, पूरी शीट हमारे पास ये बड़ी वाली थी और उसमें से हमने ये वाला हिस्सा काट लिया, तो बचेगा क्या, ये जो हिस्सा है ये हमारा हिस्सा क्या होगा, ये रिमेनिंग शीट होगी। रिमेनिंग शीट का जो है वो एरिया होगा। तो आप इसे निकालेंगे कैसे, आप निकालेंगे ऐसे कि अगर हम बड़े वाले सर्कल का एरिया लेकर के उसमें से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि रिमेनिंग एरिया या फिर शेष क्षेत्रफल, वो क्या होगा, वो होगा पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। मतलब ये कैपिटल आर क्या है, बड़े वाली जो शीट है उसकी रेडियस है, और जो स्मॉल आर है वो क्या है, छोटा वाला सर्कल जो काट के बाहर निकाल दिया गया है उसकी रेडियस है। तो अब इसमें तुम देख सकते हो पाई क्या है, कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां पर ना बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ और स्मार्टनेस दिखानी है थोड़ी सी, आपको इसको ओपन करना है। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो इससे ब्रेकआउट कीजिए, तो एक बार क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर।
इससे क्या होगा कि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अब यहाँ तो नंबर छोटे हैं, मान लो और बिगर नंबर आ गए तो फिर वहां पर इस वाले स्टेप से करने में आपकी मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, बोला गया है आपको लेनी है 22/7। तो 22/7 आर प्लस आर यानी कितना 8 + 6 है ना। और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आपका आ जाएगा 8 - 6। सही है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई ये कितना 8 से 14 और ये मल्टीप्लाई ये 2 आ जाएगा है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया ये आपका 22 दूनी 44 दूनी 88 यानी 88। और किस में आंसर आएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा ना। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 88। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर काहे नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वहां पे पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर दे रखे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 14 यानी कि 14 नंबर का सवाल क्या कहता है, लिखा हुआ है धातु के एक ठोस घनाभाकार बॉक्स जिसकी विमाएं 200 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में ढाला गया है। दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर है, यानी अ मेटल सॉलिड ऑफ क्यूबॉइडल शेप whose dimensions are 200 centimeter multiply 50 centimeter multiply 100 centimeter is melted to form a cubical solid. Find the difference of their surface areas. अब यहां पर ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको पहले समझते हैं ज्योमेट्रिकली। तो हमारे पास ना दो तरह के बॉक्स हैं मेटल के, एक तो क्यूबॉइड के शेप का है मतलब घनाभ के शेप का है, और एक जो है वो क्यूब के शेप का यानी घन के शेप का है। जो क्यूबॉइड के शेप का है उसकी डायमेंशन लंबाई कितनी है 200 सेंटीमीटर ये लंबाई है, ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर। तो यहां से ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर यहां से लेकर के और ये यहां तक, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मेल्ट करना है, इसको पिघला करके एक क्यूब बनाना है, घन बनाना है। तो बता रहे हैं जो घन बनेगा उसका सरफेस एरिया और जो घनाभ था उसका सरफेस एरिया, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर निकालना है। तो अब करेंगे कैसे, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकाल पाओगे जब आपके पास इसकी भुजा होगी। तो भुजा निकालेंगे पहले। भुजा कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो जब इस बड़ी चीज को पिघला करके ये छोटी चीज बनाई गई है तो भाई जितना इसका आयतन था और जितना इसका आयतन था मतलब वॉल्यूम दोनों के सेम होंगे क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल तो सेम है दोनों में, है ना। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम के इसके वॉल्यूम के इक्वल पुट कर देंगे, उससे क्या निकल जाएगा साइड निकल जाएगी। जब साइड निकल जाएगी तो फिर हम लोग सरफेस एरिया निकाल के उनका डिफरेंस आराम से निकाल देंगे। तो क्या करते हैं हम निकालते हैं इस बड़े वाले जो घनाभ है इसका आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका जो आयतन होगा इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। तो V इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूनी 10। अब उसको जीरो कितनी बची 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर किस में आ जाएगा ये क्यूब में आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब ये जो आयतन आया है ये जो वॉल्यूम आया है ये किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि जो ए का क्यूब है यानी कि जो घन है हमारा क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है उसके इक्वल में कर देंगे ये 1 2 3 4 5 6 0, है ना। इसको सॉल्व करिए आप तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी यानी साइड ऑफ क्यूब जो आ जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6। अब देखो कर सकते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं 100 की पावर 3 लिख सकता हूं। और ये जो क्यूब रूट होता है ये वाला इसका मतलब होता है पावर 1/3,
ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी क्यूब की साइड है वो कितनी आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी आई क्यूब की साइड और कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर आ गई। तो यहां पर एक जीरो फालतू लग गया है, इसको मिटा देता हूं। तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 100 सेंटीमीटर जो है क्यूब की साइड जब आ गई तो अब हमारा काम है अगला स्टेप करना। अब दोनों के दोनों जो डायग्राम हैं उनकी जो साइड्स हैं मिल गई हैं। अब दोनों के निकाल देंगे हम लोग क्या, सरफेस एरियाज। तो पहले निकालते हैं S1। S1 का मतलब क्या है, इसका सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हो या संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे ज्यादा बेटर है। तो 2 इंटू LB प्लस का BH प्लस का HL। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इंटू LB यानी 200 मल्टीप्लाई 50 प्लस BH यानी 50 मल्टीप्लाई 100 प्लस HL यानी कि कितना, 100 मल्टीप्लाई कितना, 200। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10,000 आ जाएगा। 10,000 प्लस ये 5,000 आ जाएगा और प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 4 जीरो उसके बाद, तो 20,000 हो जाएगा, है ना। इतना आ गया। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 5 15 15 20 35, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 35,000 और 35,000 का डबल करो कितना आ जाएगा, 70,000। तो 70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब हम इसी टेक्निक का यूज करते हुए निकाल देंगे S2। S2 क्या होता है, 6a स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर। a कितना आया था हमारा, 100 सेंटीमीटर आया था, है ना। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और 4 जीरो हो जाएंगी, यानी कितना हो गया, 60,000। अब आपको क्या निकालना है, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपको निकालना अंतर है, अंतर कह लो या अंग्रेजी में डिफरेंस कह लो, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो हमको निकालना है अब अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 70,000 माइनस कितना, 60,000, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,000, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आई एम श्योर कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 नंबर का सवाल क्या कहता है। तो यहां पर लिखा हुआ है, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 42, 48, x + 15, x + 17, x + 20, 58 और 60 का माध्य 53 है। इन आंकड़ों का माध्यक है, यानी कि द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 42, 48, x + 15, x + 17, x + 20, 58 एंड 60 अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो डेटा ये वाला है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इज 53। मतलब जो मीन है इस डेटा का वो कितना, 53 है। तो फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। दरअसल ये जो क्वेश्चन है आपका ये स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के ऊपर है, और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं। एक तो मीन का कॉन्सेप्ट है और दूसरा जो है मीडियन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो माध्य होता है, माध्य को बोलते हैं मीन, ठीक है। और जो माध्यक होता है, लगता है जैसे ये भी माध्य ही है लेकिन ये माध्य नहीं है, ये मीडियन है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें बताना है क्या, कि मीडियन इस डेटा का कितना होगा इन चार ऑप्शन में से। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि जो मीन हम निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है x1
प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn, और अपॉन में क्या होता है n। मतलब कहने का ये, किसी भी डेटा का हम जब मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं या फिर औसत निकालते हैं, तो पहले हम उन सबको प्लस करते हैं, फिर जितने ये लोग हैं उसकी संख्या से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। अब हमको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में जो मीन है पहले से दे रखा है कितना 53, तो हम 53 तो यहाँ रख लेते हैं, और x1 क्या है अपना 42 प्लस 48 प्लस x प्लस 15, उसके बाद प्लस x प्लस 17, उसके बाद प्लस x प्लस 20, उसके बाद प्लस 58 प्लस 60। ठीक है, और ये कितने लोग हैं तो आप देख सकते हैं, काउंट नहीं करेंगे आप तो कितना आएगा ये 1 2 3, इनको दो मत काउंट करना, एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड किससे करेंगे अपन 7 से। ठीक है, इसके नीचे आप ले लो क्या 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 का करेंगे 53, 7 या 21, हाँ से लाइन 2, 7 पंचे 35, 36 37, यानी 371 आ गया। अब इनको जोड़ो, देखो तो हम जोड़ने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या है 8 8 8 8 7 15, 15 5 20, 20 और 28, 28 2 30, 30 का 0, और हासिल कितना आया 3। ठीक है ना, तो 6 6 5 11, 11 और 2 13, 13 14 15, 15 4 19, 19 और 4 कितना हुआ आपका 20, 3 23 और 3 हासिल आया था, तो कितना हो गया 26, यानी 260। प्लस x वाले चेक करो कितने हैं, तो 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कीजिए, जब आप सॉल्व करोगे इसे तो 371 माइनस 260 इक्वल टू कितना 3x। सॉल्व करिए इसे, तो घटा दीजिए, तो इतना कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 7 में 6 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो भी 1, है ना, 111 आ गया, बराबर कितना 3x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x इक्वल टू निकालेंगे, तो 111/3, यानी 3 3 9 और 3 7 21, यानी x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 37 आ गई। अभी जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, इसका यूज हमें क्या करना है ये समझिए। इसका यूज ये करना है कि जो यहाँ टर्म्स है ना ये वाले, इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है x को पुट करके यहाँ पर, तो जो हमारे ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 42, उसके बाद 48, उसके बाद क्या है x प्लस 15, यानी कितना आ जाएगा 37 प्लस 15, तो 37 में आप 15 जोड़ दीजिए, 7 5 12, हासिल 1 और 3 1 4 1 5, यानी 52 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है x प्लस 17 है, तो 37 प्लस कितना करना 17, तो 2 प्लस कर दो, और तो जो कितना आ जाएगा ये 54 आ जाएगा, है ना, तो 54 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 और प्लस कर दो इसमें, है ना, तो 3 प्लस करने कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 57, और उसके बाद है 58, और उसके बाद है 60। तो इस तरह से ये हमारे जो ऑब्जर्वेशन थे, पहले इसमें x वाला था, अब इसमें x वाला हमने गायब कर दिया क्योंकि उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें लिखी थी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित, इसका मतलब क्या है। दरअसल जब हम किसी डेटा का मीडियन निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं, तो वो डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग, यानी कि या तो आरोही क्रम में हो बढ़ते हुए क्रम में, या फिर घटते हुए क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में। अगर डेटा आरोही या अवरोही क्रम में नहीं है तो हम मीडियन जो है यानी माध्यिका निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि जो डेटा आपका ये है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, और इस बात का प्रूफ सामने है। देखो 42 48 52 54 57 58 और 60, यानी बढ़ता ही जा रहा है, तो कौन सा क्रम हो गया आरोही क्रम हो गया। अब अपन को निकालना है मीडियन, तो मीडियन जो होती है, मीडियन को हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं, और माध्यिका को ही हम लोग माध्यक भी बोलते हैं, तो इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका वैल्यू क्या होता है सुनेंगे ध्यान से। तो पहले आप पद गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 क्या है ऑड है, और जब भी पदों की संख्या ऑड होती है तो जो मीडियन निकालते हैं वो कैसे निकलती है n+1/2th टर्म, यानी कि n+1/2वां पद। इसका मतलब क्या है n कितना है 7,
7+1/2 और tth टर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 7 और 1 8, 8/2 मतलब 4, यानी फोर्थ टर्म। तो अब आपको क्या करना है? फोर्थ टर्म देखना है इसमें। तो 1 2 3 4, यानी ये है फोर्थ टर्म। तो ये जो फोर्थ टर्म है कितना है? 54। और यही हमारे सवाल का एकदम सही आंसर है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो 54 इज द राइट आंसर। तो आई एम श्योर कि मीन और जो मीडियन वाले क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से कर लेंगे। तो आप इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 16 यानी 16 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, अगर मैं पहले हिंदी पढ़ूं, किसी दिन एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किए गए समय को एक पाई चार्ट में नीचे दिए गए केंद्रीय कोणों के त्रिज्य खंडों के रूप में व्यक्त किया गया है। लिखा हुआ है स्कूल 90 डिग्री, गृह कार्य 60 डिग्री, यानी खेल 60 डिग्री, नींद 120 डिग्री, और जो अदर है यानी अन्य है वो कितना है? 30 डिग्री। इंग्लिश में बात करें, वन डे द टाइम स्पेंट बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज इज given by the sectors in the form of central angles in a pie chart। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नींद और स्कूल क्रियाकलापों में व्यतीत समय का अंतर क्या है, यानी फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइम स्पेंट इन स्लीपिंग एंड स्कूल एक्टिविटीज। अब ये क्वेश्चन बड़ा भारी भरकम है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करना ही मतलब एक मुश्किल का काम है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी टाइम चाहिए। दरअसल ये जो क्वेश्चन है ये पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन है। डेटा हैंडलिंग कहिए आप इसे, या डेटा इंटरप्रिटेशन कहिए, उसका सवाल है। तो कैसे करते हैं? देखो, यहाँ पर एक दिन की बात करी गई है, वन डे। तो टोटल अगर हम बात करें एक दिन की, एक दिन यानी कि वन डे, तो टोटल जो टाइम होता है एक दिन में वो कितने घंटे होता है? 24 घंटे होता है। ठीक है। अब उन 24 घंटे में से किसी एक स्टूडेंट द्वारा जो टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज में स्पेंड किया गया है, बिताया गया है, वो क्या है? तो उस टाइम को आवर्स में ना दे करके सेंट्रल एंगल के रूप में दिया हुआ है। मतलब दरअसल एक सर्कल है, ये आप मान के चलिए, ये हमारा क्या है? ये सर्कल है। इस सर्कल में यहां पर होता है सेंटर, और सेंटर पर जो कोण बनता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये एक तो दिया है 120, किसके लिए है देखते हैं जरा। तो जो 120 है वो नींद यानी स्लीप या स्लीपिंग कह लो। तो ये जो सेक्शन है किसका है? ये नींद का है। और कितना डिग्री है? ये 120 डिग्री है। ठीक है। फिर 30 डिग्री जो है अन्य काम के लिए है। तो मैं 30 को मैं यहां कर लेता हूं कुछ इस तरह से, है ना। ये मान लीजिए 30 डिग्री है। तो ये हमारा है 30 डिग्री। और किसके लिए है? तो ये चीज जो एंगल दिया हुआ है किसके लिए है? अन्य के लिए, मतलब अदर्स के लिए। ठीक है। इसी तरह से जो खेल है उसके लिए 60 डिग्री है। तो मान के चलो ये हमारा एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है। तो ये किसके लिए है? ये हमारा जो सेक्शन है ये है खेल के लिए, यानी स्पोर्ट्स के लिए। उसके बाद जो गृह कार्य है उसके लिए भी 60 डिग्री है। तो गृह कार्य मान लेता हूं मैं ये वाला। ठीक है। ये भी कितना है? 60 डिग्री है। किस लिए? ये है गृह कार्य यानी होमवर्क के लिए। ठीक है। और बाकी जो स्कूल का टाइम है उसको दिया गया है 90 डिग्री के एंगल के द्वारा। तो ये एंगल है कितना? 90 डिग्री। और ये किसके लिए है? तो ये है हमारा स्कूल के लिए। ठीक है। चाहो तो पॉइंट का नाम दे दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इनकी। ए बी सी डी और ए। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जो
नींद और स्कूल क्रियाकलाप हुए उसमें जो टाइम दिया इन लोगों ने क्या, उस स्टूडेंट ने, उसमें डिफरेंस क्या है, मतलब अंतर क्या है। तो अपन क्या करेंगे, पहले जो है ना नींद के लिए टाइम निकालते हैं कि कितना टाइम दिया उस नींद के लिए। तो नींद कहिए या फिर स्लीपिंग, ठीक है। तो यहां पर जो रूल आपको लगाना होता है वो नींद के लिए एंगल कितना है पहले आप ये देख लो। तो नींद के लिए एंगल है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री अपॉन टोटल एंगल आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री और टोटल टाइम कितना है, टाइम है 24 आवर्स, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 12 36 यानी 1/3 इंटू 24। इसे और आप काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 8 24 8 आवर्स। यानी जो टाइम दिया गया है नींद के लिए वो कितना है, 8 घंटे का टाइम, मतलब 8 घंटे वो उस दिन सोया है स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह से दूसरी चीज क्या है, स्कूल क्रियाकलाप। तो स्कूल के लिए हम बात करते हैं, तो स्कूल में कितना टाइम दिया गया है ये देखते हैं। तो स्कूल का एंगल कितना है, स्कूल का एंगल है 90 डिग्री। तो ये आपका आ गया 90 डिग्री अपॉन आ गया 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 24। इसको सॉल्व करिए तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, इनटू में 24 है ना। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 6 आवर्स, ठीक है। ये जो है इसको स्कूल का टाइम है, ये नींद का टाइम है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो बहुत आसान है, अंतर यानी कि आपका बिगर माइनस स्मॉलर। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2 आवर्स का। और ये जो 2 आवर्स है यही हमारा क्या है, एकदम सही सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है 2 आवर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से अगर पाई चार्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। देखो यहां पर एंगल के फॉर्म में दे सकता है या नॉर्मल वैल्यू देकर के आपसे एंगल पूछ सकता है, तो सेम कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर का सवाल क्या कहता है। तो यहां पर लिखा हुआ है यदि x प्लस 5 जो कि ब्रैकेट में है और बाहर है 7y को 5 प्लस और ब्रैकेट में है x प्लस 7y की भांति लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन से गुण या गुणधर्म का उपयोग किया गया है। यानी कि इफ x प्लस 5 अंडर ब्रैकेट प्लस 7y इज रिटर्न एज 5 प्लस ब्रैकेट में x प्लस का 7y इन द फॉर्म, लैंग्वेज गलत हो गया, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है यदि x प्लस 5 प्लस 7y, यहाँ पर x प्लस 5 जो है ब्रैकेट में है को 5 प्लस का x प्लस वाई जो कि है x प्लस 7y ब्रैकेट में आ गया की भांति लिखा जाए तो निम्न में से कौन सा या कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है। यानी इफ x प्लस 5 प्लस 7y इज रिटर्न एज 5 प्लस x प्लस 7y देन फ्रॉम द फॉलोइंग विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर। देखो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करेंगे आप, ये प्रॉपर्टीज पर जो है बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। x प्लस 5 ब्रैकेट बंद और बाहर क्या है 7y और इसको क्या लिख दिया गया है 5 प्लस x प्लस 7y। अब देखो यहां ध्यान से देखने वाली बात क्या है, आप देखोगे कि पहले x प्लस 5 था, फिर क्या हो गया 5 प्लस x, मतलब x और 5 की जो पोजीशन है वो अदल बदल गई है। और जब भी पोजीशन अदल बदल जाए, फिर चाहे वो प्लस के फॉर्म में हो या मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो या डिवाइड के या सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर जो नियम होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इसका नियम क्या होता है, प्लस के बारे में बात करें तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ठीक है ना। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। अच्छा, दूसरी चीज समझिए, अब यहां पर क्या करा गया है, x प्लस 5 और बाहर क्या है 7y, और बराबर किया गया है वापस से क्या 5 प्लस और ब्रैकेट में x प्लस का 7y। तो इसमें क्या खास बात है, देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, तो x प्लस 5 पहले ब्रैकेट में बंद था और 7y अलग से था, ठीक है। फिर क्या हो गया, 5 को अलग कर दिया गया है और जो x प्लस 7y है उसको ब्रैकेट में कंबाइन कर दिया है। इस तरह का जो नियम होता है उसे हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है a प्लस बी बाहर c बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। मतलब कहने का ये है कि यहां पर पहले a और b को प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें c प्लस करना है, और यहां पर पहले b और c को प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें a को प्लस करना है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय और साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों का यूज यहाँ पर हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों नियम का यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ना जो ऑप्शन में और चीजें हैं उनको भी लगे हाथ समझ ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात लिखिए, पहले में है क्रम विनिमय नियम, तो मैंने बता दिया आपको। जैसे इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है a स्टार b बराबर क्या होना चाहिए, b स्टार a होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये स्टार क्या चीज है, तो देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो स्टार है हमारा वो आपका प्लस भी हो सकता है, वो आपका माइनस भी हो सकता है, वो आपका जो है मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये जो है डिवाइड भी हो सकता है। मतलब इन 4 में से कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें क्या देखना है, इसमें क्रम बदलना चाहिए, ए पहले बी बाद में है, यहाँ पर बी पहले ए बाद में है। तो इस तरह का जो नियम होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर दिए हों या फिर आपका वेरिएबल दिए हों या कुछ भी दिया हो, इस तरह से आपको पहचानना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर क्या दिया है, बंटन नियम, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो बंटन नियम क्या होता है मैं यहाँ समझाता हूँ। बंटन नियम को ना हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ये 2 तरह से होता है। जैसे मान लो ये जो होता है ए स्टार, स्टार ना करके यहाँ पर मैं करता हूँ डॉट करता हूँ, ए इंटू क्या है बी प्लस सी। अगर ये प्लस में है तो क्या होता है, अब यहाँ पर ए का मल्टीपल बी से हो जाएगा, मतलब ए बी, और प्लस क्या हो जाएगा ए सी। सो बेसिकली हुआ क्या है, जो ए था वो बी प्लस सी दोनों में बट गया। बंटन का मतलब क्या है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। तो ए था यहाँ पर और यहाँ बी प्लस सी अकेले अकेले थे, तो पहले ए बी के साथ बटा तो ए बी हो गया, फिर जो है ए सी के साथ बटा तो ए सी हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा, बंटन नियम किस पर लग रहा है, जोड़ पर लग रहा है, योग पर लग रहा है। इसी तरह से ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है b माइनस सी, तो क्या हो जाएगा ये ए बी और माइनस का ए सी। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ए का बंटवारा हो रहा है, किस किस में, बी पर और साथ में सी पर, बीच में माइनस है, तो बंटन नियम किस पर लग गया, अंतर पर लग गया, ठीक है ना। तो बंटन नियम जो गुणन का बंटन नियम होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो बंटन नियम हो गया साहचर्य नियम, समझिए। तो साहचर्य नियम वैसे मैं बता दिया है, फिर से समझिए दोबारा से। जैसे इसका जो रूल होता है वो होता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, मेन चीज तो आपको ये देखने की संख्या कितनी मिलेंगी, आपको 3 संख्याएं मिलेंगी, है ना। अब वो ए बी सी के फॉर्म में हो सकती हैं, 2 4 6 के फॉर्म में हो सकती है, या कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। बस देखना ये है कि पहले जैसे ना यहाँ पर बी और सी को कंबाइन किया है, फिर जो उसका आउटपुट आया उस पर स्टार अप्लाई करके ए से कंबाइन करना है।
यहाँ पर ए और बी पहले कंबाइन कर दिया, पर जो आंसर आएगा उसको कंबाइन करना है सी के साथ में, है ना। अब ये स्टार क्या है, तो स्टार वही जो मैंने पहले बताया आपको, स्टार जो है प्लस हो सकता है, स्टार जो है माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये कुछ भी हो सकता है ना इन चार में से। तो इस तरह से हमारा नियम होता है। कौन सा नियम, ये आपका हो गया साहचर्य नियम। और कोई बचा इसमें, बाकी सारे हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चारों की जो नियम है आपको क्लियर हो गया होगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर जो ये मानक रूप है, या फिर इंग्लिश में बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि जो ये मानक रूप है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता क्या है। तो देखो, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई 10 पावर n, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो मानक रूप में है। अब आप बोलेंगे चारों के चारों लिखे हैं ऐसे, तो है ना। और कंडीशन क्या होती है कि जो a है उसके लिए कंडीशन होती है कि या तो वो 1 हो या 1 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 10 से हमेशा क्या होना चाहिए, a छोटा होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है। और n क्या होता है, तो n एक सिंपल आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब नेचुरल नंबर होता है ना। अब आप देख लो कि ये वाली कंडीशन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले ऑप्शन में 45 है, तो 10 से ज़्यादा बड़ा है, नहीं हो सकता आंसर। 8.5 है दूसरे ऑप्शन में, तो यहाँ पर 8.5 जो है 10 से छोटा है और 1 से बड़ा भी है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है, दैट वुड बी द राइट आंसर। देखो, थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ 0.6 है, तो ये क्या है, 1 से छोटा है, जबकि 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो 83.7 है। 83 जो नंबर है वो 10 से क्या है, बड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लगे हाथ ये भी सीख लेते हैं कि नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते कैसे हैं। तो मैं इसमें ना 2 एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको ना ये याद रहेगा। जैसे हमारा है 0.0000000135, इसको लिखना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो, अब आप देख रहे हो यहाँ पर पॉइंट है, तो जब पॉइंट पहले से आपको मौजूद है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा। तो कितने स्थान मूव करेगा, तो आपको इस 0 काउंट नहीं करना है, बाकी जीरोस काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, जो पहला डिजिट है उसे भी काउंट करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.35 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस का 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिफरेंट फॉर्म मिलेगा आपको। जैसे मान लो 275,000,000,000, इस तरह से। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको पॉइंट दिखाई नहीं देगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पर है। कहाँ पर है, तो अगर नंबर में पॉइंट नहीं है तो हमेशा नंबर के बाद पॉइंट माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें इस पॉइंट को जो यहाँ पर है, जिसको मैं एज्यूम करने की बात कर रहा हूँ, उसको हमें कहाँ मूव कराना पड़ेगा, इस बार मूव कराना पड़ेगा हमको लेफ्ट साइड में। कितने प्लेस मूव कराएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ एक नंबर छोड़ना है। और यहाँ पर क्या था, एक नंबर जंप करना है, तभी तो ये वाली कंडीशन आ पाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू में आ जाएगा आपका 2.75 इंटू 10 टू दी पावर कितनी, फिर से गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टू दी पावर 10। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मानक रूप में कैसे लिखते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको ना एक और चीज़ बोलते हैं, इसी को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कभी इसी नाम से आ जाए, साइंटिफिक नोटेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी वैज्ञानिक है ना। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, दोनों का मतलब सेम है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। तो 19 में लिखा हुआ है, निम्न आंकड़े एक खिलाड़ी द्वारा खेले गए पिछले 11 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाते हैं।
जिसमें कि एक है मतलब पहले मैच में इसने 1 विकेट लिया, दूसरे मैच में 0 विकेट लिए, तीसरे मैच में जो है 2 विकेट लिए। इस तरह से जो है 4 0 3 1 1 2 4 1, ठीक है ना। तो बोला गया है इन आंकड़ों के माध्य, यानी माध्य क्या होता है, मीन होता है, तथा बहुलक, एक नई चीज यहां पर क्या है, बहुलक यानी कि मॉड का अंतर है। तो द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स विकेट टेकन बाय अ प्लेयर इन लास्ट 11 मैचेस 102 403 11 241, द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मॉड इज। तो ये हमको निकालना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन को ना हम लोग लिखते हैं एक्स बार, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn, और डिवाइड में कितना आता है आपका, डिवाइड में आता है n, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देना है इनको, तो जोड़ दीजिए। तो 1 0 2 2 1 3 3 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 14 14 4 18 18 और 1 19, तो कितना आ गया, 19 आ गया। और हैं कितने ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। अब इसी तरह हमें क्या निकालना, हमें निकालना है मॉड। जो मॉड होता है उसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में बहुलक, बहुलक बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या था आपका, मीन। इसे आप क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं माध्य, और इंग्लिश में बोलते हैं मीन, ठीक है। अच्छा, बहुलक क्या होता है, बहुत आसान होता है। बहुलक का मतलब है कि इस डेटा में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा रिपीटेशन देखना है। तो 1 2 3 4, 4 बार 1 आया, और तो मेरे हिसाब से कोई नंबर नहीं जितने ज्यादा बार आया हो। तो 1 2 3 4, तो जितनी बार जो नंबर ज्यादा आएगा वही नंबर आपको क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। तो 4 नहीं 1, भाई जो नंबर रिपीट कर रहा है वही तो बहुलक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब हमें करना क्या है, हमें करना है इन दोनों का डिफरेंस, अंतर, अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो आप मीन में से, भाई जो क्रम यहां पर दिया होता है, पहले क्या दिया था, संख्या को दर्शाते हैं तो माध्य तथा बहुलक का, तो माध्य माना पहले माध्य आएगा फिर बहुलक आएगा। अगर यहाँ बहुलक यहाँ पर लिखा होता और माध्य यहाँ पर लिखा होता तो उल्टा करते हम लोग, है ना। तो क्या आएगा, 19/11, 19/11 माइनस कितना, 1, तो इसके नीचे 1 ले लो, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा इसका एल्शियम, और 19 और माइनस 11 हम 11 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 8/11। 8/11 जो है ये वो डिफरेंस है जो इन्होंने हमसे पूछा है। तो 8/11 कौन से ऑप्शन में है, 8/11 है आपका दूसरे ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, और इससे पिछले वाले का भी ऑप्शन 2 ही सही था। तो मैं समझता हूं कि आपको मॉड कैसे निकालना है ये क्लियर हो गया होगा, और उसके बाद किसी संख्या को मानक रूप में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वैज्ञानिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यानी 20 नंबर का सवाल क्या कहता है, तो यहां पर लिखा हुआ है किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने दो कोण, दो संगत कोण 3x - 20 डिग्री और 5x - 60 डिग्री हैं, तब 4x + 30 डिग्री का मान है। यानी द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मेड बाय टू पैरेलल लाइंस बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर 3x - 20 डिग्री एंड 5x - 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 4x + 30 डिग्री इज व्हाट। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट भी साथ में समझा देंगे आपको। तो यहां पर क्या बोला गया है कि दो समांतर रेखाएं, मान लो एक ये है और एक समांतर रेखा मान लेते हैं जो है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं आपस में, और जो तिर्यक रेखा है मान लेते हैं वो ये है। ठीक है। और जब ये तिर्यक रेखा काटती है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप हो जाता है। मतलब बहुत तरह के एंगल बनते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। तो मान के चलो कि इसका नाम L है, इसका नाम M है, और इसका नाम जो है L है, N है। तो यहां पर जो ये N है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक,
तिर्यक इसलिए तिरछी है ना। अच्छा, और बाकी ये जो दोनों रेखा हैं एल और एम, ये क्या है आपस में समांतर है। समांतर बोले तो पैरेलल। अब यहां बोला क्या है, हमें बोला गया कि इस कंडीशन के हिसाब से दो संगत कोण दिए हैं। संगत कोण जो होते हैं ये और ये आपस में कहलाते हैं संगत कोण। तो यहां पर एक तो दे रखा हमें 3x माइनस 20 डिग्री, और दूसरा दे रखा है हमको कितना 5x माइनस का 60 डिग्री। अब यहां पर संगत कोण ये होता है, इसके अलावा भी होता है, ये नहीं कि सब यही होता है। ये वाला और ये वाला भी ले सकता था मैं, या फिर ये वाला और ये वाला ले सकता था, या फिर ये और ये। इसकी ट्रिक है, अभी मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला। और रूल क्या है यहाँ पर कि जब भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो 3x माइनस का 20 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 5x माइनस का 60 डिग्री के बराबर। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है। सॉल्व कर लो। तो 3x माइनस का 5x और बराबर माइनस का 60 और प्लस का 20 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x बराबर कितना, ये आ जाएगा माइनस का 40। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 30। तो हमें निकालना है 4x प्लस 30 डिग्री। तो सॉल्व कर लो। तो 4 मल्टीप्लाई 30 मैंने सॉरी 20 और प्लस का 30। 20 क्यों, क्योंकि x का मान 20 आया था। तो 20 चौको 80 और प्लस का 30, यानी 8 दिन कितना होगा 110, यानी 110 डिग्री जो है वो मान होगा 4x प्लस 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।